कभी कहा था कि मेरा पति मेरे आगे पीछे घूमेगा, वही आज सड़क किनारे 2 वक्त की रोटी के लिए खिलौने बेच रही थी। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, दोस्तों। घमंड हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। कभी सोचा है कि एक खुशहाल जिंदगी अचानक कैसे बिखर सकती है? यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, दोस्तों। यह कहानी आपको बहुत ही मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी से आपको जीवन जीने के कई सबक मिल सकते हैं। आखिर क्या थी वह कहानी? कौन थी वह महिला जो अपने रूप पर किसी दिन नाच करती थी और आज समय ने उसे धक्के खाने और खिलौने बेचने पर मजबूर कर दिया? तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस कहानी में, कहानी समाप्त होने तक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलिए समझाते हैं कि पूरी कहानी क्या थी और कौन थी वह महिला। गौतम नगर गांव में एक लड़की, संध्या, रहा करती थी। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही पढ़ी लिखी भी थी। उसकी कदकाठी आकर्षक थी। बड़ी बड़ी चमकती आंखें और घने, काले बालों की लट जब हवा में लहराती तो देखने वाले बस देखते ही रह जाते। गांव में उसकी सुंदरता की चर्चा आम थी और इस बात का एहसास खुद संध्या को भी था। संध्या जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठती तो अपने भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करती। वह कहती, जिससे भी मेरी शादी होगी वह तो मेरे इशारों पर नाचेगा। मैं इतनी सुंदर हूं कि मेरा पति मेरे आगे पीछे घूमेगा। मुझे अपने मायके जैसी ही शाही जिंदगी चाहिए। उसकी सहेलियां उसकी बातों को सुनकर हंस देती और कहती, अरे पगली, शादी के बाद ससुराल मायके जैसा नहीं होता। वहां पर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है और ससुराल वालों का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन संध्या को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। समय बीतता गया और धीरे धीरे संध्या की शादी की चर्चा होने लगी। उसके पिता, रघुनाथ चौधरी, एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में उसका रिश्ता करवाना चाहते थे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक लड़का पसंद आया, अभिषेक वर्मा। अभिषेक एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था और अच्छी खासी तनख्वाह कमाता था। वह एक सभ्य और सुलझा हुआ युवक था, जिसकी छवि समाज में बहुत अच्छी थी। जब रघुनाथ चौधरी को यह रिश्ता मिला तो उन्होंने खुशी खुशी इसे मंजूर कर लिया। कुछ ही दिनों में धूमधाम से संध्या और अभिषेक की शादी हो गई। शादी के दिन संध्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका श्रृंगार ऐसा था कि हर कोई बस उसे ही देखता रह गया। खुद संध्या भी अपने सौंदर्य को देखकर मन ही मन खुश थी। अभिषेक उसे ब्याह कर अपने घर ले आया। ससुराल में दुल्हन के स्वागत की पूरी तैयारियां की गईं। पूरे घर को फूलों से सजाया गया था और नई बहू के आगमन की खुशी में सभी बड़े उत्साहित थे। लेकिन संध्या के मन में अब भी एक अलग ही सोच चल रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह इस घर की रानी बन चुकी है और हर कोई उसकी सेवा करेगा। शादी के शुरुआती दिन प्रेम और मिठास से भरे हुए थे। अभिषेक एक समझदार व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे संध्या का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़ने लगी। अगर अभिषेक किसी काम के लिए उसे कहता तो वह कहती, मुझे यह सब काम करने की आदत नहीं है। मुझे तो हमेशा आरामदायक जीवन मिला है। अभिषेक पहले पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता, लेकिन जब उसने देखा कि संध्या को अपने घमंड से फुर्सत नहीं है तो उसने सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने लगा। संध्या को लगा कि यह सब उसकी सुंदरता की वजह से हो रहा है। उसे विश्वास हो गया कि उसका पति उसकी हर गलती को माफ कर देगा, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत है। अभिषेक के घर में उसकी एक छोटी बहन, प्रिया, भी थी, जो बचपन से ही बीमार रहती थी। घर में गंगा देवी, अभिषेक की माँ, थीं, जो बहुत ही संस्कारी और सहनशील महिला थीं। उन्होंने 2 गायें भी पाल रखी थीं, क्योंकि उनका मानना था कि घर का दूध ही सबसे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होता है।
गंगा देवी अकेले ही अपनी बीमार बेटी की देखभाल करती थीं और साथ ही इन मवेशियों की सेवा भी करती थी। वह दिन रात घर के कामों में लगी रहती। उन्हें उम्मीद थी कि नई बहू संध्या आकर उनका हाथ बटाएगी, लेकिन संध्या को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह दिन भर सजने संवरने और अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करने में लगी रहती। जब कभी सास गंगा देवी उसे कोई काम करने को कहती तो वह बहाने बनाने लगती। मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है, मैं तो बचपन से नौकरों के बीच रही हूं। अभिषेक को यह सब देखकर बुरा लगता, लेकिन वह अभी भी उम्मीद कर रहा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसे लगता था कि शादी के शुरुआती दिनों में नई बहू को समय देना चाहिए, लेकिन संध्या अपने घमंड में चूर थी। उसे लगता था कि उसका पति उसे हाथों हाथ उठाए रखेगा और ससुराल में कोई भी उससे किसी काम की उम्मीद नहीं करेगा। वह सोचती, अगर मैं इतनी सुंदर हूं तो मेरे लिए चीजें अपने आप आसान होनी चाहिए। पर वह यह भूल गई थी कि खूबसूरती से घर नहीं चलता, रिश्ते आपसी समझ और सहयोग से चलते हैं। अभिषेक शादी के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी अच्छी खासी कमाई थी। घर में उसकी माँ गंगा देवी, बीमार बहन प्रिया और पत्नी संध्या थी। शादी को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में भी संध्या के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। वह घर के कामों में हाथ नहीं बटाती, सिर्फ जैसे तैसे खाना बना देती और बाकी समय अपने आप में व्यस्त रहती। न सास की सेहत की परवाह करती, न ही छोटी बहन की तबीयत का ध्यान रखती। एक दिन अभिषेक को कंपनी की तरफ से खबर मिली कि उसे 2 महीने के लिए विदेश जाना होगा। यह एक बड़ा मौका था जो उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी था। जब उसने संध्या को इस बारे में बताया तो वह एकदम चौंक गई। उसने तुरंत कहा, अगर तुम विदेश जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अभिषेक ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, देखो, यह कंपनी का प्रोजेक्ट है और उनकी पॉलिसी के तहत परिवार को साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन संध्या को यह मंजूर नहीं था। वह बार बार जिद करने लगी, अगर तुम मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। जब तुम लौटोगे तभी मैं भी वापस आऊंगी। अभिषेक ने पहले तो कुछ सोचा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो कर लो। लेकिन माँ और प्रिया को तुम्हारी जरूरत होगी। यहाँ घर में ढेर सारा काम है, तुम उनका साथ दे सकती हो। लेकिन संध्या को घर की जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं था। वह केवल अपनी जिद पर अड़ी रही। गंगा देवी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बेटी, तुम्हारे पति की गैर मौजूदगी में तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और प्रिया भी बीमार रहती है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे सहारा मिलेगा। लेकिन संध्या ने एक भी बात नहीं सुनी। उसे सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी थी। आखिरकार अभिषेक ने भी हार मान ली और कहा, अगर तुम्हें मायके जाना है तो जाओ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समय आने पर अपने कर्तव्यों को समझोगी। इसके बाद संध्या अपने मायके गौतम नगर लौट गई। वहां पर वह पहले की ही तरह आराम से रहने लगी, बिना किसी चिंता के। अभिषेक ने अपनी फ्लाइट पकड़ी और विदेश चला गया। वह वहां अपने काम में व्यस्त हो गया। विदेश में अभिषेक का समय अच्छे से कट रहा था। वह लगातार काम में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक उसका फोन बजा। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ गंगा देवी थी। बेटा, इतना कहते ही गंगा देवी फूट फूट कर रोने लगीं। अभिषेक का दिल धक से रह गया। माँ, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? गंगा देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तेरी शादी इसलिए की थी कि बुढ़ापे में मुझे सहारा मिले। लेकिन तेरी पत्नी तो मायके में ही जाकर बैठ गई। वह यहाँ लौटने का नाम तक नहीं ले रही है। घर में बीमार बहन है, 2 मवेशी हैं और सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। अभिषेक का मन भारी हो गया।
वह जानता था कि संध्या जिद्दी थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह इतनी बेपरवाह हो सकती है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उससे बात करता हूँ। दोस्तों, माँ की बातों ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया था। उसने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। उसी वक्त उसने फोन उठाया और संध्या का नंबर मिलाया। फोन की घंटी बजती रही। कुछ सेकंड बाद संध्या की आवाज आई। हाँ, कहो, कैसे याद आ गई मेरी? अभिषेक ने संयमित स्वर में कहा। संध्या, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और घर का सारा काम उन पर आ गया है। प्रिया भी बीमार है, ऊपर से मवेशियों की देखभाल का भी सारा बोझ उन्हीं पर पड़ रहा है। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन संध्या के स्वर में कोई चिंता नहीं थी। उसने उल्टा नाराजगी जताते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जब तुम वापस आओगे तभी मैं लौटूंगी। अभिषेक को उसके इस लापरवाह जवाब पर गुस्सा आ गया। उसने कड़ाई से कहा, यह कोई बहाना नहीं है, संध्या। शादी के बाद पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार का ध्यान रखे। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुम घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, तो फिर यह रिश्ता किस काम का? लेकिन संध्या को ये बातें सुनने की आदत नहीं थी। वह हमेशा से यही मानती आई थी कि उसका पति उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित रहेगा कि वह कभी उससे सवाल नहीं करेगा। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर तुम इतना ही परेशान हो तो किसी काम वाली को रख लो। वैसे भी मैं वहां कोई नौकरानी नहीं हूं जो घर के सारे काम करूं। अभिषेक का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। अगर तुम्हें अपने घर परिवार की परवाह नहीं है तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब? अगर तुम अभी नहीं आओगी तो फिर कभी मत आना। यह सुनकर संध्या को भी गुस्सा आ गया। उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे धमका रहे हो तो याद रखना, मैं किसी के कहने पर झुकने वाली नहीं हूं। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो देख लेना कि आगे क्या होता है। अब दोनों के बीच बहस तेज हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को कठोर शब्द कह रहे थे और उनके रिश्ते की नींव धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। अंततः जब दोनों ने कोई हल न निकलता देखा तो अभिषेक ने फोन काट दिया और गहरी सांस लेते हुए अपनी माँ को फोन किया। माँ, मुझे माफ करना। मैंने संध्या को बुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह आने को तैयार नहीं है। अब तुम्हें ही घर संभालना होगा। गंगा देवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं, बेटा। मैं तो तुझसे सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए बात कर रही थी। तूने कोशिश कर ली, यही बहुत है। जब तू वापस आएगा तब देखा जाएगा। फोन कट गया, लेकिन अभिषेक के मन में अजीब सा खालीपन रह गया। 6 महीने बीत गए, लेकिन कोई बात नहीं हुई। समय अपनी गति से चलता रहा। इन 6 महीनों में न तो संध्या ने अभिषेक को फोन किया और न ही अभिषेक ने संध्या को। रिश्तों में एक खामोश दीवार खड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, इधर अभिषेक 2 महीने के विदेश प्रवास के बाद अपने घर गौतम नगर लौट आया था। उसकी वापसी पर गंगा देवी ने राहत की सांस ली। उनके लिए यह 2 महीने बेहद कठिन रहे थे। बीमार बेटी प्रिया की देखभाल से लेकर मवेशियों की सेवा तक सारा काम उनके ही कंधों पर आ गया था। अभिषेक अब फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया था। सुबह ऑफिस जाता, शाम को घर लौटता, माँ के पास बैठता, बहन का हालचाल पूछता और फिर सो जाता। लेकिन एक चीज अलग थी, अब उसके जीवन में संध्या की कोई चर्चा नहीं होती थी। इधर संध्या को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि अभिषेक वापस लौट आया है। उसके मायके में भी अब दबाव बनने लगा था। उसकी माँ सुनीता देवी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, अब तो अभिषेक वापस आ गया है। अब और देर मत कर, अपने घर लौट जा। पति पत्नी के रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन घर से दूर रहना कोई हल नहीं है। लेकिन संध्या के चेहरे पर वही पुराना घमंड और अहंकार था। उसने सीधा जवाब दिया, मैं वहां तभी जाऊंगी जब अभिषेक खुद मुझे लेने आएगा। मैंने खुद को कभी किसी के लिए मजबूर नहीं किया और न ही अब करूंगी। अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो वह खुद आएंगे। रघुनाथ चौधरी, संध्या के पिता,
भी इस बात को लेकर चिंतित थे। बेटी, यह जो तुम कर रही हो वह सही नहीं है। हर रिश्ते में झुकना पड़ता है, कभी पति को तो कभी पत्नी को। अगर तुम ऐसी जिद पकड़ कर बैठी रही तो कहीं तुम्हारा रिश्ता ही न टूट जाए। लेकिन संध्या के चेहरे पर अभी भी आत्मविश्वास था। उसे लगता था अभिषेक जरूर आएगा, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि अभिषेक उसे लेने न आए। इधर गंगा देवी को भी चिंता होने लगी थी। एक दिन उन्होंने आखिरकार हिम्मत करके अभिषेक से बात की, बेटा, अब तो काफी दिन हो गए हैं, तू जाकर संध्या को ले आ। पति पत्नी के बीच थोड़ी बहुत अनबन तो होती रहती है। लेकिन अभिषेक का जवाब साफ था, माँ, वह खुद गई थी, उसे खुद ही वापस आना होगा। मैंने उसे जाने के लिए मजबूर नहीं किया था और अब उसे वापस लाने के लिए भी मैं नहीं जाऊंगा। यह मेरा फैसला है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। गंगा देवी बेटे की जिद देखकर हतप्रभ रह गईं। बेटा, लेकिन घर की बातों को ज्यादा दिन तक खींचना ठीक नहीं है। आखिर यह तेरी गृहस्थी है, कोई खेल नहीं। अभिषेक ने ठंडी सांस ली और कहा, माँ, रिश्ते प्यार और समझदारी से चलते हैं, ना कि अहंकार से। अगर संध्या को मेरी और इस घर की जरूरत होगी तो वह खुद आ जाएगी। लेकिन अगर उसे सिर्फ अपनी जिद प्यारी है तो यह उसका फैसला है। मैंने अपने हिस्से की कोशिश कर ली, अब फैसला उसका है। गंगा देवी को बेटे की बातों में तर्क तो नजर आया, लेकिन एक माँ का दिल अपने बेटे की गृहस्थी को इस तरह बिखरता नहीं देख सकता था। गंगा देवी ने सोचा कि अगर अभिषेक अपनी पत्नी को लेने नहीं जाएगा तो शायद एक माँ की ममता उसे वापस बुला सके। उन्होंने रघुनाथ चौधरी को फोन किया, समधी जी, अभिषेक वापस आ गया है। अब तो संध्या को भेज दीजिए, काफी दिन हो गए हैं। रघुनाथ चौधरी ने गहरी सांस ली और कहा, हम भी यही चाहते हैं बहन जी, लेकिन संध्या जिद पर अड़ी है। कहती है कि जब तक अभिषेक खुद लेने नहीं आएगा वह वहां नहीं जाएगी। हमने बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। गंगा देवी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। समधी जी, अगर वह अब भी यह सोच रही है कि अभिषेक उसे लेने आएगा तो यह उसकी भूल है। इसके बाद गंगा देवी सारी बात बता देती हैं कि किस तरह संध्या घर के काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती थी और अभिषेक से उसकी क्या क्या बातें हुई थीं। रघुनाथ चौधरी ने कहा, हम जानते हैं बहन जी, लेकिन अब आप ही बताइए हम क्या करें। गंगा देवी के पास अब कोई जवाब नहीं था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर संध्या को आना होगा तो वह आएगी, हम अब कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद गंगा देवी फोन काट देती हैं। मित्रों, इधर अभिषेक अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त था, जबकि संध्या अपने मायके में ठाठ से रह रही थी, यह सोचकर कि आखिरकार उसका पति उसे लेने जरूर आएगा। लेकिन समय बीतता जा रहा था और कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसा उसने सोचा था। रघुनाथ चौधरी ने जब देखा कि संध्या अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है तो उन्होंने उसे एक बार फिर समझाने का प्रयास किया, बेटी, एक बार सोच तो सही। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और समझदारी से चलता है, अहंकार से नहीं। अगर तू इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो तेरा घर उजड़ जाएगा। लेकिन संध्या ने अपने पिता की बात को हल्के में लिया। उसने तीखे स्वर में कहा, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। जब तक अभिषेक मुझे लेने नहीं आएगा मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। अगर उसे मेरी जरूरत होगी तो वह खुद आकर मुझे लेकर जाएगा। यह सुनकर रघुनाथ चौधरी गहरे सोच में पड़ गए। वह समझ गए थे कि उनकी बेटी अपने घमंड में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं रह गया। आखिरकार रघुनाथ चौधरी ने खुद अभिषेक को फोन किया, बेटा, संध्या को लेने आ जाओ, बहुत दिन हो गए, यह रिश्तों को संभालने का समय है। लेकिन अभिषेक का जवाब साफ था, पिताजी, मैंने उसे कभी जाने के लिए नहीं कहा था, यह उसका खुद का फैसला था। और अगर उसे अपने फैसले पर इतना भरोसा है तो उसे खुद ही आना होगा।
मैंने उसे घर के दरवाजे खुले रखने की बात पहले ही कह दी है, लेकिन मैं उसे लेने नहीं आऊंगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। रघुनाथ चौधरी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर तुम दोनों ऐसे ही अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम्हारे रिश्ते का क्या होगा? अभिषेक ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर किसी रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान को बार बार झुकना पड़े तो वह रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। मैं अब बोझ नहीं उठाना चाहता, दोस्तों। इस प्रकार से समय बीतता रहा। 15 दिन हो चुके थे, लेकिन ना संध्या वापस आई, ना ही अभिषेक ने कोई कदम उठाया। अब स्थिति स्पष्ट थी। रिश्ते के बीच खड़ी अहंकार की दीवार और ऊंची हो चुकी थी। एक शाम अभिषेक चुपचाप अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह गहरे सोच में डूबा था। क्या यह रिश्ता इसी तरह अधूरा रह जाएगा? क्या संध्या को कभी एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया? अंततः उसने एक ठोस फैसला लिया। अगले ही दिन वह वकील के पास गया और तलाक के कागज तैयार करवा लिए। यह उसके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। कागजात तैयार होते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें संध्या के मायके भिजवा दिया। जब संध्या के हाथों में तलाक के कागज पहुंचे तो वह पहले तो सन्न रह गई। क्या? तलाक? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे तलाक देने की? उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा डर उमड़ पड़ा। उसे अब एहसास हो रहा था कि अभिषेक कोई मजाक नहीं कर रहा था। वह सच में इस रिश्ते को खत्म करने पर उतारू था। घबराई हुई संध्या ने तुरंत अभिषेक को फोन किया। फोन उठाते ही उसने तेज स्वर में कहा, क्या तुम सच में मुझे तलाक देना चाहते हो? अभिषेक का जवाब शांत लेकिन कठोर था, अगर तलाक ना दूं तो और क्या करूं? मैं घर वापस आ गया, लेकिन तुम अब भी अपने अहंकार में डूबी हुई हो। जब मैं कह चुका था कि तुम आ सकती हो, तब भी तुमने जिद की। तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? अब तक संध्या को यकीन था कि अभिषेक उसे मनाने आएगा, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि इस बार हालात सच में बदल चुके थे। अब तक संध्या ने सोचा था कि अभिषेक कभी उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने थी। वह सोच में पड़ गई, क्या मैंने गलत फैसला कर लिया? पर अब बहुत देर हो चुकी थी। घमंड के गिरने का समय आ चुका था, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। कुछ दिनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद तलाक पूरा हो गया। अब अभिषेक और संध्या दोनों अलग हो चुके थे। अभिषेक का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। तलाक के बाद उसने खुद को पूरी तरह से अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त कर लिया। वक्त बीतता गया और कुछ ही सालों बाद उसकी दूसरी शादी हो गई। अभिषेक की दूसरी पत्नी अनामिका एक सुशील और समझदार महिला थी। वह न केवल संध्या से अधिक सुंदर थी, बल्कि स्वभाव से भी स्नेही और समझदार थी। शादी के कुछ सालों में उनके घर 2 नन्हे फूल खिले, एक बेटा और एक बेटी। अब अभिषेक का घर खुशियों से भर गया था। अनामिका ने अपनी गृहस्थी को पूरी तरह से संभाल लिया था। वह घर के कामों में निपुण थी, बीमार सास गंगा देवी का पूरा ध्यान रखती थी और छोटी ननद प्रिया को बहन की तरह प्यार करती थी। पति जब काम पर जाता तो वह घर की हर जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले लेती थी। अभिषेक को अब महसूस होता कि एक स्त्री के गुण केवल उसकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, संस्कार और समझदारी में होते हैं। वह मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करता कि संध्या के घमंड ने उसे इस रिश्ते तक पहुंचा दिया। मित्रों, समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। देखते देखते 10 साल गुजर गए। अब अभिषेक एक सफल व्यक्ति था। उसकी जिंदगी खुशहाल थी और उसका परिवार भी पूर्ण था। एक दिन अभिषेक को अपने पुराने मित्र की शादी का निमंत्रण मिला। अनामिका ने बच्चों को तैयार किया और पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। शादी में हंसी खुशी का माहौल था। पुराने दोस्त मिले, बातें हुई और अभिषेक ने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया था। लेकिन शायद समय की योजना कुछ और थी। शादी के बाद जब वे रात में घर लौट रहे थे तो अचानक उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुक गई।
बच्चे बाहर देखने लगे और तभी उनकी नजरें सड़क किनारे खिलौने बेचने वाली एक महिला पर पड़ी। बेटे ने उत्सुकता से कहा, माँ, देखो, कितने सुंदर खिलौने हैं, हमें भी चाहिए। पहले तो अनामिका ने मना किया, लेकिन जब बच्चों ने बार बार जिद की तो उसने गाड़ी की खिड़की का कांच नीचे किया और महिला को पास बुलाया। खिलौने वाली महिला ने कुछ खिलौने आगे बढ़ाए और अनामिका ने 2 खिलौने चुन लिए। अब मोल भाव शुरू हुआ। महिला ने खिलौनों की कीमत 200 रुपये बताई, लेकिन अनामिका ने कहा, नहीं, इतने महंगे क्यों, 100 में दे दो। हिचकिचाना। पत्नी और उस महिला की बातचीत पर पड़ी। वह अब तक गाड़ी में बैठा हुआ था और सड़क पर निगाहें जमाए हुए था, लेकिन अचानक उसने सुना कि अनामिका और महिला के बीच मोलभाव हो रहा है। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम भी रुपए के लिए इतना झगड़ा कर रही हो? यह बेचारी सड़क किनारे खिलौने बेच रही है, पेट पालने के लिए। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर इसे थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे? यह कहते हुए अभिषेक ने अपना बटुआ निकाला और 50 रुपये निकालकर उस महिला की तरफ बढ़ा दिए। अभिषेक ने जब 50 रुपये निकालकर खिलौने वाली महिला की तरफ बढ़ाए, तो वह पहले तो कुछ देर तक उन पैसों को देखती रही। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, साहब, आप तो बहुत अच्छे हैं। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी और चेहरे पर राहत की झलक। लेकिन जैसे ही उसने पैसे लेने के लिए सिर झुकाया, उसकी नजर सामने बैठे अभिषेक से टकरा गई। एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया। अभिषेक भी अब तक बस यूं ही खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी, उसके अंदर कुछ चटक गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए और सांसें अचानक तेज हो गईं। यह तो संध्या। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही नाकंश, लेकिन अब उन आंखों में खोखलापन था। चेहरे पर उम्र का असर साफ दिख रहा था और मुस्कान की जगह एक अजीब सी मायूसी थी। उधर संध्या का भी यही हाल था। जो अब तक हंसते हुए बात कर रही थी, अचानक एकदम से चुप हो गई। उसके चेहरे से सारी चमक मिट गई, हाथ हल्के से कांपने लगे और उसकी आंखों में जैसे बीते हुए समय की परछाइयां दौड़ने लगीं। दोनों के बीच कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन उनकी आंखों ने एक दूसरे से हजारों सवाल पूछ लिए थे। लेकिन ना तो अभिषेक कुछ बोल पाया, ना ही संध्या। संध्या ने कांपते हुए हाथों से पैसे उठाए और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से चल पड़ी। उसके कंधे झुके हुए थे और चाल में एक अनकहा दर्द था। अभिषेक की नजरें तब तक उसे देखती रहीं, जब तक वह सिग्नल के पास भीड़ में गायब नहीं हो गई। अनामिका, जो अब तक इस पूरे वाक्य को ध्यान से देख रही थी, उसने महसूस किया कि अभिषेक अचानक असामान्य सा हो गया था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी और वह गहरी सोच में डूब चुका था। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन उसकी आंखों के सामने अब भी संध्या का चेहरा घूम रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह इस हाल में पहुंच गई? कुछ मिनटों की खामोशी के बाद अनामिका ने धीरे से पूछा, अभिषेक, तुम इस महिला को जानते थे? अभिषेक ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, जानता था। यह मेरी पहली पत्नी संध्या थी। अनामिका को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अभिषेक पहले ही उसे अपनी पहली शादी और तलाक की पूरी सच्चाई बता चुका था। लेकिन उसे अब भी एक सवाल परेशान कर रहा था। पर तुम तो कह रहे थे कि यह अच्छे खासे परिवार से थी, तो फिर आज यह सड़क किनारे खिलौने क्यों बेच रही है? अभिषेक की नजरें अब भी सड़क पर थीं, लेकिन मन कहीं और था। वह हल्के से बुदबुदाया, यही तो बात है जो मुझे भी समझ नहीं आ रही। अब अभिषेक को याद था कि तलाक के वक्त उसने संध्या को लाखों रुपए दिए थे और उसका मायका भी एक समृद्ध परिवार था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह इस हाल में पहुंच गई? क्या उसने शादी ही नहीं की? या फिर उसका दूसरा पति उसे छोड़ गया? या शायद उसने अपनी जिद और घमंड में सब कुछ बर्बाद कर दिया? दोस्तों, अभिषेक जितना इस बारे में सोच रहा था, उतना ही उसका मन व्याकुल होता जा रहा था। उसका अतीत अचानक फिर से उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा। क्या घमंड ने वाकई संध्या को इस मोड़ तक ला दिया था? गाड़ी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभिषेक का मन अब भी उसी सिग्नल पर अटका हुआ था,
जहां उसने अपनी अतीत की परछाई को खिलौने बेचते देखा था। अभिषेक की बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। संध्या को उस हालत में देखने के बाद उसका मन बार बार यही सवाल कर रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक समय घमंड में चूर यह स्त्री आज सड़क किनारे खिलौने बेचने को मजबूर हो गई। लेकिन इसका जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था। अभिषेक की कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति, जो संध्या के गांव का था, उसने उसकी पूरी सच्चाई उजागर कर दी। सर, जब आपकी पत्नी का तलाक हुआ था, तब भी वह पहले जैसी ही थी। उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने लिए किसी राजकुमार जैसा लड़का ढूंढ लेगी, पर सच्चाई कुछ और थी। संध्या तलाक के बाद अपने मायके चली गई थी। उसके माता पिता ने कई अच्छे रिश्ते देखे, लेकिन वह हर लड़के में कोई न कोई कमी निकाल देती। कोई ज्यादा लंबा नहीं था, किसी की नौकरी उसे कम लगती थी, किसी का परिवार उसे पसंद नहीं आता था। उसकी जिद और घमंड ने उसे अकेला छोड़ दिया था। 4 साल ऐसे ही निकल गए। अब संध्या के पिता ने आखिरी फैसला लिया। बेटी, यह आखिरी रिश्ता है। अगर इसे ठुकराया तो फिर हम तेरी शादी के लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे। लड़का तलाकशुदा था, उसके 2 बच्चे थे और वह मध्यम वर्गीय परिवार से था। पहले तो संध्या तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि पिता अब कोई और रिश्ता नहीं ढूंढेंगे, तो उसने मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद संध्या को तुरंत ही एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसका दूसरा पति न सिर्फ शराबी था, बल्कि हिंसक भी था। वह हर रात शराब पीकर घर लौटता और संध्या से बुरी तरह पेश आता। उसने संध्या से कहा, मेरे बच्चों को संभालो, घर का काम करो और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब संध्या विरोध करती, तो वह कहता, इसीलिए तो तेरा पहला पति तुझे छोड़ गया था। अगर तुझमें कुछ अच्छा होता, तो तेरा पहला घर क्यों उजड़ता? अब संध्या अपनी पहली शादी को याद करने लगी। उसे अभिषेक की विनम्रता और प्यार याद आने लगा। उसे वह समय याद आया जब उसकी सास, गंगा देवी, ने उसे समझाने की कोशिश की थी। उसे वह हर बात याद आई जब उसने अहंकार के कारण सब कुछ ठुकरा दिया था। अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। एक दिन जब उसका पति उसे फिर से मारने लगा, तो संध्या अपने मायके भाग गई। वह पिता के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, पिताजी, मुझे यहाँ अपने पास रख लीजिए। मैं अब उस नर्क में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन रघुनाथ चौधरी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जब हमने तुझे समझाने की कोशिश की थी, तब तुझे हमारी बात नहीं सुननी थी। अब जब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो तू मायके लौट आई। अब तुझे अपने किए का फल खुद भुगतना होगा। यह कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और संध्या बाहर रोती रही। लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर संध्या अपने दूसरे पति के पास लौट गई। अब वह पूरी तरह से समझौता कर चुकी थी। वह पति की गालियां और मार सहने लगी। वह घर में नौकरानी की तरह काम करती, पति के बच्चों को पालती, लेकिन वे भी उसे कभी अपनी मां का दर्जा नहीं देते। अब वह सिर्फ एक जीवित शरीर थी, जिसकी आत्मा घमंड के कारण पहले ही मर चुकी थी। कहते हैं, दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं रुकता, संध्या के लिए भी नहीं। शादी के बाद ही संध्या को एहसास हो गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका दूसरा पति शराबी था, बेरोजगार था और हिंसक भी था। वह हर रात शराब के नशे में धुत होकर घर आता और संध्या को ताने देता। तू अगर इतनी महान होती, तो तेरा पहला पति तुझे क्यों छोड़ देता? तेरी खूबसूरती का घमंड तो बहुत था ना। अब देख, मेरे साथ कैसी जिंदगी जी रही है। दोस्तों, धीरे धीरे उसके पति ने कमाना भी बंद कर दिया। अब संध्या के कंधों पर सिर्फ घर और बच्चों की जिम्मेदारी ही नहीं थी, बल्कि रोजी रोटी की भी जिम्मेदारी आ गई थी। उसने कुछ घरों में झाड़ू पोंछे का काम करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसे लोगों की बुरी नजरों का सामना करना पड़ा। किसी ने छेड़ने की कोशिश की, किसी ने अश्लील बातें की,
किसी ने छल से उसका फायदा उठाने की कोशिश की। संध्या ने घबराकर वह काम छोड़ दिया। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार उसने खिलौने बेचने का काम चुना। यह काम सुरक्षित था। ट्रैफिक सिग्नल पर लोग आते जाते रहते थे, तो कोई उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता था। दिन भर की मेहनत के बाद कुछ पैसे मिल जाते, जिससे घर का गुजारा हो जाता। अब संध्या रोज सुबह खिलौने खरीदने जाती, दिन भर ट्रैफिक सिग्नल पर बेचती और रात में थककर घर लौटती। लेकिन वहां भी सुकून नहीं था। पति रोज गालियां देता, बच्चे उसका सम्मान नहीं करते थे, पड़ोसी उसे ताने मारते थे। देखो, कभी कितनी घमंडी थी, अब खिलौने बेचकर पेट पाल रही है। संध्या को अब हर दिन अपने अतीत की गलतियों का एहसास होता था। जब अभिषेक ने यह पूरी कहानी सुनी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक समय था जब इस स्त्री को अपने घमंड पर गर्व था, और आज वही घमंड इसे सड़क पर ले आया। मैंने इसे सब कुछ दिया था, घर, सम्मान, प्यार। लेकिन इसे नहीं, सिर्फ अपनी खूबसूरती की चिंता थी। अनामिका, जो अब तक अपने पति की बातों को ध्यान से सुन रही थी, वह भी भावुक हो गई। अभिषेक, तुम सही कहते थे। घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। उसने अपनी जिद के कारण खुद को इस हाल में पहुंचा दिया। समाज के लिए एक सीख। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यह था कि अहंकार और जिद कभी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते। जीवन उन्हीं का साथ देता है जो परिस्थितियों को समझते हैं और समय के अनुसार खुद को ढालते हैं। कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अहंकार एक ऐसा विष है जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। यह सबसे पहले बुद्धि को जहर देता है, फिर संवेदनाओं को मारता है और अंत में व्यक्ति को ऐसा अकेला छोड़ता है कि उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। जो मिला है उसका सम्मान करो, वरना वह भी चला जाएगा। यह जीवन का अटल सत्य है। कभी कभी हम अपने पास जो कुछ भी होता है उसे सामान्य मान लेते हैं और अधिक पाने की लालसा में उसे नकार देते हैं। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होते हैं तो हम उनकी कद्र नहीं करते। जब हमारे पास खुशहाल जीवन होता है तो हम उसमें कमी निकालते हैं। जब हमारे पास सुख सुविधाएं होती हैं तो हमें लगता है कि हम इससे बेहतर के हकदार हैं। लेकिन समय को यह पसंद नहीं कि उसकी दी हुई चीजों का अपमान किया जाए। मित्रों, अहंकार से भरी आत्मा समझ नहीं पाती कि वह जो ठुकरा रही है वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। जो व्यक्ति अपने रिश्तों को हल्के में लेता है उसे एक दिन एहसास होता है कि वह अकेला रह गया। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का घमंड करता है, एक दिन उसकी झोली खाली हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी सुंदरता पर इतराता है, समय धीरे धीरे उसकी चमक छीन लेता है। दोस्तों, अगर हमने उसकी कद्र नहीं की तो वह धीरे धीरे हमसे दूर चला जाता है। और जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्राप्त का सम्मान करो, इच्छाओं का दास मत बनो। जो कुछ हमारे पास है वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रिश्ते जो हमें संबल देते हैं, संस्कार जो हमें मानव बनाते हैं, प्रेम जो हमें पूर्णता देता है, घर जो हमें सुरक्षा देता है। लेकिन हम इनकी कीमत तब समझते हैं जब ये हमारे पास नहीं रहते। तुम्हारे पास जो है, अगर तुम उसका सम्मान नहीं करोगे तो जीवन उसे तुमसे छीन लेगा और फिर तुम्हें वही चीज मांगने पर भी नहीं मिलेगी। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अपने जीवन को देखो और जो मिला है उसकी कद्र करो। वरना समय तुम्हें एक दिन ऐसा सबक सिखाएगा कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू होंगे, लेकिन वह सब कुछ लौटकर नहीं आएगा जिसे तुमने खुद गंवाया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक दीजिए इजाजत और रहिए खुशहाल अपनी जिंदगी में। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।